चलो चोल वंश तक कल देखे थे, बातें ना करें बीच में। चोल वंश जो आया था कल समझे थे क्लास में कि पल्लव वंश के क्या थे इन लोग, सामंत। और पल्लव वंश जब हटे थे दक्षिण भारत में, उसके बाद ही कौन सा वंश का उद्भव हुआ था, चोल वंश का। बाकी पूरी जानकारी चोल वंश में, जैसे कि संस्थापक कौन है, इसके अलावा आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, साथ साथ राजराज प्रथम जो मंदिर बनवाया था, कौन सा मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, इसको समझे थे कल। समझ आ रहा है ना। इसके बाद देखे थे कौन सा आया था, राजेंद्र चोल, जो श्रीलंका को जीता था अपने समय में, बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, सुमात्रा द्वीप तरफ गया था, इंडोनेशिया में। यहां तक देखे थे सब लोग। चलो इसके बाद हम लोग आज कहाँ से पढ़ेंगे, कोलोतुंग द्वितीय से। ये भी चोल वंश का ही राजा है। इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है, बातें ना करें बीच में। चलो कोलोतुंग द्वितीय के जो समय में क्या कार्य हुआ था, तो देखना ध्यान से। ये जो मुख्य रूप से हम देखते हैं, जो इसने कौन सा मंदिर बनवाया था, चिदम्बरम मंदिर। कौन सा मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर में मुख्य रूप से देखते हैं। यहाँ किसकी मूर्ति है बता दो, गोविंद राज की मूर्ति है, जो भगवान किससे संबंधित है, विष्णु से संबंधित है। ठीक है ना। मतलब चिदम्बरम मंदिर में कौन सी मूर्ति था बता दो, गोविंद राज की मूर्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान। और ये ध्यान देंगे यहाँ पास, यहाँ क्या लिखा है, इसे मंदिर से हटवाकर समुद्र में इसने फेंकवा दिया था। कौन फेंकवा दिया था, कोलोतुंग द्वितीय ने। ये जो मूर्ति था इसको मंदिर से हटवाकर कहाँ फेंकवा दिया, समुद्र में। लेकिन फिर आगे चल के कुछ व्यक्ति ने इसको वापिस समुद्र से निकलवाया था, और उसका नाम है आपका रामानुजाचार्य। क्या नाम है आपका, तो रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को निकाला और उसको कहाँ स्थापित किया, तो तिरुपति जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर, उसके प्रांगण में स्थापित किया, ऐसे बताया जाता है। समझ आ पा रहे हैं। तो इसके समय का बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोलोतुंग द्वितीय ने क्या किया था बता दो। चिदम्बरम मंदिर में कौन सी मूर्ति थी, गोविंद राज की मूर्ति, इसको निकलवा के कहाँ फेंकवा दिया, समुद्र में। फिर आगे चल के इसी मूर्ति को कौन निकलवाए समुद्र से, रामानुजाचार्य, और उसको कौन से मंदिर में स्थापित किया, तिरुपति बालाजी मंदिर में। समझ आ पा रहा है। जो कहाँ है, तिरुपति बालाजी कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ मिलेगा आपको, तमिलनाडु का एक हिस्सा है। समझ आ पा रहे हैं। चोल वंश में सबसे जो अंतिम राजा आया, जिसका नाम था राजेंद्र तृतीय। क्या नाम था, राजेंद्र तृतीय जो है अंतिम शासक के रूप में आया। और इसके बाद बताया गया कि चोल वंश स्वतः ही क्या हो गया, ऑटोमेटिक समाप्त। चोल वंश स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त आपका हो जाएगा। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। तो फिर से बताओ, कोलोतुंग द्वितीय ने कौन सी मूर्ति को फेंकवाया था, गोविंद राज की मूर्ति। कहाँ फेंकवा दिया, समुद्र में। और उसी मूर्ति को कौन निकलवाया था, रामानुजाचार्य। और कहाँ स्थापित किया, तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित किया। और ध्यान देंगे, चोल वंश का सबसे अंतिम राजा कौन आएगा, राजेंद्र चोल। इसके बाद चोल वंश क्या हो जाता है, स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त। आ रहा बात समझ में, है ना। चलो तो ये हो गया हमारा चोल वंश से संबंधित पूरी जानकारी। कौन से वंश का, चोल वंश को लेके इतना चीज आपको समझना है। ठीक है। कुछ कुछ और राजवंश है जो हमारे एग्जाम में आने लायक होते हैं। अभी तक तो हम लोग दक्षिण भारत का पूरा राजवंश समझ चुके हैं। चोल वंश हो गया, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, समझ आ रहा है। बहुत सारे वंश अपन देखे इसमें। अब कुछ कुछ वंश में एक आएगा आपका पाल वंश। कौन सा वंश, पाल वंश का क्षेत्र आपको समझना है कि यह किस क्षेत्र में था, पाल वंश को लेके। तो पाल वंश जो था, इसके बारे में देखो क्या क्या पता होना चाहिए। तो पाल वंश जो है ये बिहार और बंगाल क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था बता दो, बिहार और बंगाल क्षेत्र में कौन से वंश का शासन था बता दो, पाल वंश। और इनकी जो राजधानी क्या था बता दो, मुंगेर। क्या था बता दो, मुंगेर इनकी क्या थी, राजधानी। पाल वंश में सबसे जो पहला शासक आया, जिसका नाम है आपका गोपाल। कौन आता है, आओ गोपाल। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। इनका शासन क्षेत्र क्या था बता दो, बिहार बंगाल। कौन सा आपका, बिहार बंगाल वाला एरिया में इन लोगों का क्या था, शासन। पाल वंश का संस्थापक बता दो, गोपाल। संस्थापक गोपाल। गोपाल ने जो बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। कौन सा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में किसने स्थापित किया था, गोपाल में। तो इसके लिए बस दो ही पॉइंट याद रखना है। समझ आ पा रहा है। तो गोपाल किस वंश का संस्थापक था, पाल वंश का।
कौन का चलो देखो इधर, तो उदंतपुर विश्वविद्यालय किसने बनाया था बता दो? गोपाल ने बनवाया था। आ रहा बात समझ में? चलो, गोपाल के बाद शासक आया जिसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? तो धर्मपाल पहला शासक हुआ पाल वंश में, जिसने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में क्या लिया था? भाग। समझ आ रहा है? तो कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का पहला राजा कौन था? धर्मपाल। लेकिन धर्मपाल का क्या हुआ? हार हो गया। कौन सा संघर्ष में? कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष। कन्नौज में किसका राज चलता था? हर्षवर्धन का। पहले समय में वर्धन वंश में हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुआ 100 वर्षों का। कितने वर्षों का? 100 साल तक लड़ाई चला तीन वंशों के बीच में। उसमें से एक वंश हमारा कौन सा है? पाल वंश। और पाल वंश में लड़ाई कौन किया? धर्मपाल। लेकिन जीता कि हार गया? और इसमें क्या कि इतना ज्यादा त्रिपक्षी संघर्ष में इसने सेना लगा दिया, जो भी धन दौलत था पूरा उसी में लगा दिया। कौन से वंश में? किसका लड़ाई में? कन्नौज की लड़ाई में। जिसके कारण पाल वंश का ना विकास रुक गया, पाल वंश का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं आगे त्रिपक्षी संघर्ष में, क्योंकि तीन वंश वाले आ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। समझ आ पा रहा है? तो जो भी सेना थी, पैसे थे, सब चीज इसमें लग गया। तो इसलिए कौन सा वंश का विकास रुक गया बता दो? पाल वंश का विकास रुक गया, जो किस क्षेत्र में शासन कर रहा था? बिहार बंगाल तरफ। उनका धीरे से वंश अब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। समझ आ पा रहा है? पूरा इस युद्ध में चले गया है। लेकिन धर्मपाल ने अपने समय में बनाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किसका निर्माण? तो भागलपुर बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल ने। यह धर्मपाल के समय में बना था। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? एक था आपका तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान में ना, तक्षशिला पहला विश्वविद्यालय पूरे विश्व का माना जाता है। बिहार में ही और कौन सा विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बनाया था कुमार गुप्त। कौन बनाया था? कुमार गुप्त। और यह विक्रमशिला, यह भागलपुर बिहार में है। इसको कौन बनाया था? धर्मपाल। और इसने उपाधि लिया था उत्तरापथ की उपाधि। कौन सा? क्योंकि जो बंगाल बिहार वाला जो एरिया था उधर यूपी तरफ, उसको उत्तरापथ बोलते थे। क्या बोलते थे? तो उत्तरापथ की उपाधि किसने धारण किया था? धर्मपाल ने धारण किया था। तो धर्मपाल का ये सब क्वेश्चन बन सकता है। चलो, पहला चीज क्या बताओगे? कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया, लेकिन जीता कि हारा? जिसके कारण क्या हुआ? पाल वंश का विकास रुक गया। इसने कौन सा विश्वविद्यालय बनाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कहाँ है अभी? भागलपुर बिहार में। ध्वस्त अवस्था में होगा, टूटा फूटा। समझ आ रहा है? उस समय कहे तो बस देखने जा सकते हैं ऐसी क्या था। कौन सा उपाधि इसने लिया था बता दो? उत्तरापथ की उपाधि लिया था। समझ आ पा रहा है? संस्थापक कौन है बता दो पाल वंश का? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये हो गया पाल वंश का क्षेत्र बताया गया है। कौन से क्षेत्र में था आपका? बिहार बंगाल क्षेत्र में कौन सा वंश था? पाल वंश। चलो, पाल वंश में नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ेंगे, देवपाल। कौन था? चलो, कौन देवलाल बोल रहा? चलो, क्या पढ़ा रहा था मैं? देवपाल। बीच में बात मत करो तुम लोग, कोई भी नया नया शब्द ना बताएं। चलो, देवपाल में देख लो। देवपाल ने अपनी राजधानी किसको बनाया बता दो? मुंगेर। पहले इनकी राजधानी क्या था? राजधानी तो बस मुंगेर ही लिखे हैं क्या? तो मुख्य राजधानी इसने क्या था बता दो? देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। इसका ये क्वेश्चन है। इसी के समय एक अरब यात्री आया था, जिसका नाम है सुलेमान। कौन आया था? सुलेमान। अब इसी फिर सलमान, ठीक है। तो सुलेमान किसके समय भारत आया था? देवपाल के समय। इनका राजधानी क्या था बता दो? मुंगेर। और इसने सुलेमान, इन लोग जो बंगाल क्षेत्र में जो रहते थे, उसने अपने जो भी पुस्तक में या जो भी विदेशी स्रोतों से पता ये चला कि सुलेमान ने बंगाल को रुहेला कहा था। क्या कहा था? रुहेला। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाल। लेकिन सुलेमान ने बंगाल क्षेत्र को क्या कहा था? रुहेला। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि रुहेला किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो रुहेला किसको बोलते थे? बंगाल को। ऐसा प्रमाणित मिला किसके अनुसार? सुलेमान ने ऐसा बताया
कि सुलेमान ने बंगाल को क्या कहा था, रुहेला कहा था। जो कहाँ से आया था, अरब यात्री था। किसके समय भारत आया, देवपाल के समय आया था। पाल वंश का शासन चल रहा था बंगाल और बिहार क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वो गया था। वो आया बात समझ में। चलो ये हो गया देवपाल के बारे में। देवपाल के बाद आपको देखने मिलेगा महीपाल। कौन सा पाल, महीपाल। कुछ बोलना है इसके लिए? आ? मही। चलो महीपाल देखो ध्यान से। देखो इससे पहले जो त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था, कौन बताओ जल्दी से? धर्मपाल। धर्मपाल किसमें भाग लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो पूरा पैसा वहीं लगा दिया उसने, हर चीज वहीं खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही आया महीपाल, तो पाल वंश का हुआ, मतलब पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ हुआ। पाल वंश फिर से धीरे धीरे करके और आगे बढ़ते गया। तो पाल वंश का जो विकास पुनः प्रारंभ हुआ किसके समय में, महीपाल के समय में। इसलिए इसको बोलते हैं पाल वंश का द्वितीय संस्थापक। क्या बोलते हैं, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। लेकिन पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल। क्या था, गोपाल। लेकिन वास्तविक संस्थापक महीपाल। वास्तविक नहीं बोल सकते, सॉरी, द्वितीय संस्थापक बोलेंगे। किसको बोलते हैं, महीपाल को, क्योंकि फिर से वो डेवलपमेंट कर रहा था अपने वंश का। समझ आ पा रहा है। महीपाल के समय में एक बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था आति दीपंकर। क्या नाम था, तो आति दीपंकर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था जगह जगह जाके। तो महीपाल ने आति दीपंकर को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, तो ये भेजा था तिब्बत क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में भेजा था कि बौद्ध धर्म का क्या करे, प्रचार प्रसार। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि आति दीपंकर को तिब्बत किसने भेजा था, महीपाल ने। किस कार्य के लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसको भेजा था। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। और दक्षिण में देख लो, दक्षिण में चोल वंश चल ही रहा था, और बंगाल क्षेत्र में आपका क्या चल रहा था, पाल वंश। पैरेलल था दोनों, सेम। समझ आ रहा है। तो चोल वंश का जो शासक था जिसका नाम है राजेंद्र चोल। क्या नाम है आपका, ये आक्रमण किया बंगाल पे। जिस जिस समय कौन सा वंश का शासन कर रहा था, पाल वंश का। और पाल वंश में किसका समय था, महीपाल का। तो राजेंद्र चोल कहाँ आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो बहुत ज्यादा उसको तकलीफों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक भी लड़ाई चलते गया, जिसके कारण कौन सा वंश फिर से बिखर गया, पाल वंश फिर से कमजोर हो गया। एक तो पहले कन्नौज वाले संघर्ष में लोग कमजोर हो चुके थे, फिर उसमें धीरे धीरे उभरे थे, विकास कर ही रहे थे। फिर क्या संकट आ गया उस पे, राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर दिया बंगाल पे। तो पाल वंश फिर से बिखर गया और फिर से धीरे धीरे वो कमजोर होते जाएगा। और अंतिम रूप से जो शासन आया जिसका नाम है मदन पाल। क्या नाम है, तो पाल वंश का अंतिम राजा मदन पाल। और पाल पाल वंश जब बंगाल क्षेत्र से धीरे धीरे हटते जाएगा, तो वहां एक नया वंश का उद्भव होगा जिसका नाम है सेन वंश। कौन सा वंश, तो उसी बंगाल प्रांत में या बंगाल क्षेत्र में कौन सा वंश का नया उद्भव होता है, सेन वंश। किस वंश की समाप्ति के बाद, पाल वंश क्या धीरे धीरे कमजोर हो गया, तो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। तो कौन से वंश वाले लोग आगे बढ़ गए, सेन वंश वाले लोग आगे बढ़ गए। समझ आ पा रहा है, कौन है सेन वाले, कोई है? चलो यहां तक समझ आ गया कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो एक बार बता दो, पाल वंश के बारे में पूछ रहा हूं, बताते हैं सब लोग। तो पाल वंश का बात करें तो राजधानी बताओ क्या था पाल वंश का, राजधानी मुंगेर। संस्थापक, संस्थापक में राजधानी, अच्छा, गोपाल ने कौन सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, उदंतपुरी है भाई। कौन सा है, उदंतपुरी है। लेकिन विक्रमशिला का निर्माण धर्मपाल। दोनों अलग अलग है, एक है उदंतपुरी, ये भी बिहार में है, और विक्रमशिला भी कहाँ है बता दो, बिहार में। धर्मपाल ने कौन से संघर्ष में भाग लिया था, त्रिपक्षी संघर्ष में भाग, लेकिन जीता कि हारा, लेकिन उपाधि लिया था कौन सा, उत्तरापथ। देवपाल आगे आया, देवपाल के समय एक अरब यात्री आया था, कहाँ, कौन था, सुलेमान, जिसने बंगाल को क्या बोला था, रुहेला। क्या बोला। फिर आया महीपाल, महीपाल ने फिर से डेवलपमेंट करना चालू किया, इसलिए महीपाल को क्या कहते हैं, द्वितीय संस्थापक। इसने आति दीपंकर को कहाँ भेजा था, तिब्बत में। किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।
फिर इसी के समय आपका मुख्य रूप से महीपाल के समय फिर कौन आ जाता है युद्ध करने? चोल वंश के राजा, नाम क्या था? राजेंद्र चोल, जो दक्षिण भारत का था। राजेंद्र चोल आया और उससे कौन सा वंश फिर से बिखर गया? पाल वंश वाला बिखर जाएगा और पाल वंश धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन कौन सा वंश आगे बढ़ जाएंगे? सेन वंश बंगाल क्षेत्र में आ जाते हैं धीरे से। और सबसे अंतिम राजा कौन आया पाल में? मदन पाल। कौन सा? इतना हंस के क्यों बता रहा हूँ? क्या आगे बताओ गौरव? गौरव द्वितीय। वो तो बाद में तो फिर से चेंज हो गया था, ठीक है। चलो सेन वंश पढ़े। चलो शांत हो जाओ, सामने ध्यान दो जाओ। चलो सेन वंश के बारे में देखो क्या क्या आपको समझना है, सेन वंश को लेके बातें ना करें बीच में। चलो सेन वंश का जो संस्थापक था उसका नाम ही था सामंत सेन। क्या नाम था? ये सामंत वगैरह नहीं था, नाम है उसका सामंत सेन। तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। इसने अपनी राजधानी, इनका जो शासन क्षेत्र था उन बंगाल क्षेत्र में, और अपनी राजधानी बनाया था लखनौती को। किसको बनाया था? तो सामंत सेन अपनी राजधानी बनाया किसको? लखनौती को। लेकिन सेन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है जिसका नाम है विजय सेन। क्या नाम है? विजय सेन था। और विजय सेन ने क्या किया था, ध्यान देंगे सब लोग। इसने बंगाल क्षेत्र को हम दो भागों में इसको पढ़ते हैं, क्या? पश्चिम बंगाल, एक क्या था आपका? पूरी बंगाल। इसने शासन के लिए दोनों को अलग अलग किया और अलग अलग राजधानी बनाई इसने। समझ आया? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या बना दिया? विजयपुर। और पूर्वी बंगाल की राजधानी विक्रमपुर। तो ऐसा किसने किया था? विजय सेन ने। क्या? क्योंकि शासन को लेकर बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा था, तो राजधानी के रूप में दो क्षेत्र बांट दिया। पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या बना दिया? विजयपुर को, और पूर्वी बंगाल का विक्रमपुर। विजय सेन कौन से वंश का मानता था? शैव धर्म। तो मुख्य रूप से आपको याद ही रखना है कि सेन वंश किस धर्म वाले को होंगे? शैव धर्म को मानने वाले हैं। इससे पहले जो पाल वंश वाले थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का लोग क्या करते थे? प्रचार। क्योंकि आती दीपंकर को कौन कहाँ भेजा था, जल्दी बताओ? तिब्बत भेजा था किसने? जोर से बताओ। महीपाल ने भेजा था। समझ आ पा रहे हैं? चलो फिर से देख लो, सामंत सेन का क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे? सेन वंश का संस्थापक। विजय सेन का मान पूछेगा तो क्या बताओगे? वास्तविक संस्थापक। समझ आ पा रहा है? फिर आता है कौन सा? वल्लाल सेन। क्या नाम है? नाम समझ आ रहा है ना? एक भल्लाल वाला अलग है, ठीक नहीं? क्या है? वल्लाल। वल्लाल सेन ने कौन कौन से पुस्तक की रचना किया था? तो दान सागर। कौन सा? और एक था अद्भुत सागर। क्या नाम लिखा था? तो दान सागर, अद्भुत सागर, ये सब किसकी रचना है? वल्लाल सेन की। लेकिन इसको ना कंप्लीट नहीं कर पाया था, उससे पहले ही इसका मृत्यु हो जाता है। अद्भुत सागर को पूरा किसने किया था? तो लक्ष्मण सेन ने। इसी के बाद कौन आएगा? लक्ष्मण सेन। उसने कंप्लीट किया था उसको। और वल्लाल सेन के समय ही इसके दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक था जिसका नाम था जयदेव। क्या नाम था? इसका क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ पा रहा है कि जयदेव किसके दरबार में रहते थे? वल्लाल सेन। कौन? लक्ष्मण सेन वो रहे। पढ़ो ध्यान से पढ़ो दोनों, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है? ये बस इसका नाम ये है कि ये इसको कंप्लीट किया करके। अद्भुत सागर को पूरा किसने किया था? लक्ष्मण सेन। चालू कौन किया था? वल्लाल सेन। हाँ। आ है, वो आ है, ठीक है ना? बोल दिया, समझ जाओ, ठीक है नहीं? क्या है ये? हो जाता है, ठीक है। चलो। तो लाल सेन के दरबार में कौन रहता था, जल्दी बताइए? जयदेव। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखा था? गीत गोविंद। कईयों बार, पचासों बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? वल्लाल सेन। किसके दरबार में? वल्लाल सेन के दरबार में रहते थे। समझ आ पा रहे हैं? चलो, वल्लाल सेन के बाद आया शासक जिसका नाम क्या है? लक्ष्मण सेन। क्या नाम है बता दो? लक्ष्मण सेन। तो सबसे पहला इसने क्या किया? अद्भुत सागर जो था, उद्भुत ही लिखा रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना कॉपी। बुक का नाम क्या है सही में? ठीक है, आ है वो। अद्भुत सागर है, ठीक है ना?
चलो वो नोट्स भेजूंगा, उसमें मिल जाएगा सही ना, इसमें चेंज कर लेता हूं मैं। चलो देखो ध्यान से, तो लक्ष्मण सेन ने कौन से बुक को कंप्लीट किया था? अद्भुत सागर को। इसने उपाधि लिया था परम भागवत। कौन सी उपाधि? तो परम भागवत की उपाधि किसने लिया? लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आया, जिसके बाद 11वीं सदी के समय में सेन वंश का अंत हो जाता है। तो सेन वंश से बस इतना ही बस पढ़ना होता है, समझ आ रहा है? तो सेन वंश का देखो क्वेश्चन क्या आएगा, सेन वंश का संस्थापक पूछेगा तो सामंत सेन, ये क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ जो मेन क्वेश्चन ना गीत गोविंद का पूछता है, किसका पूछता है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव, जो किसके दरबार में रहते थे? वल्लाल सेन। और सेन वंश का शासन क्षेत्र क्या था? बंगाल। क्या था मेन? बंगाल क्षेत्र में इन लोग रहते थे ज्यादातर। आया बात समझ में? और इनकी राजधानी क्या था बता दो? लखनऊती था, लेकिन बाद में इनको दो भागों में बांटे, और पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या बन गया? विजयपुर। और पूर्वी बंगाल का विक्रमपुर। तो ये हो गया हमारा सेन वंश के बारे में। किसके बारे में? जो किस वंश के बाद आया था? पाल वंश के बाद। किस क्षेत्र में? बंगाल में। तो बंगाल में लोग चल रहे थे, दक्षिण भारत में चोल वंश वगैरह लोग थे। समझ आ पा रहे हैं? तो एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश वालों का शासन हुआ था। आया बात समझ में? और कौन सी सदी में खत्म हुआ भाई सेन वंश? 11वीं सदी में क्या हो जाता है? समाप्त। हाँ है ना? जल्दी बताइए कौन खत्म हुआ। चलो अब हम देखेंगे आसपास के कुछ छोटे छोटे राजवंशों के बारे में देखते हैं, जिसको आपको पढ़ना होगा। समझ आ पा रहा है? अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा, जिसमें से नेक्स्ट हमारा वंश क्या मिलेगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश है? अब अभी देखो हम क्या समझ चुके हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास हो चुका है, बस जो आसपास में छोटे छोटे और वंश थे उनको हम समझ रहे हैं। पहले तो हम मेन मगध पढ़ते हैं, मगध के बाद आईएसपी के पढ़े, समझ आ रहा है ना? उसके बाद फिर दो उनके सामंत निकले, कौन कौन? उत्तर भारत और दक्षिण भारत में निकले ना। उत्तर भारत में कौन? वर्धन वंश वाले। दक्षिण में कौन सा? हाँ, बताया था ना, कल कल परसों बताया था, देख लो। हाँ, पल्लव वंश वाले। ठीक, तो दो सामंत निकले थे ना। तो वो क्या है, पैरेलल चल रहे थे। दक्षिण भारत का वंश अलग चल रहा है, बंगाल तरफ अलग शासन चल रहा है। उसी प्रकार से गुर्जर प्रतिहार के बारे में देखते हैं, इन लोग किस क्षेत्र में शासन कर रहे थे उसी दौरान। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन क्षेत्र है, ये है आपका गुजरात वाला एरिया। कौन सा एरिया? गुजरात हो गया, और दक्षिण पश्चिम राजस्थान। इन क्षेत्रों में किसका राज, किसका शासन था बता दो? 11वीं सदी में, या जब दक्षिण भारत में अलग अलग सब अलग अलग जब टूट चुके हैं, तो राजस्थान गुजरात क्षेत्र में कौन सा वंश चल रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश चल रहा है। और इनको ये जो वंश है, इनको अभिलेखों में बताया गया है कि ये किनके वंशज हैं? लक्ष्मण के। किसके बता दो? लक्ष्मण के वंशज बताया जाता है। लक्ष्मण कौन था? राम का छोटा भाई जो लक्ष्मण था, उनका वंशज किस वंश को बताया जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश को बताते हैं। और इस वंश का उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऐहोल अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? और ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका था? जो चालुक्य व तापी वंश का क्या था? शासक। उन देखो, क्योंकि दक्षिण भारत में तो चालुक्य वंश चल रहा था, समझ आ पा रहा है ना? तो उसी के पैरेलल में राजस्थान तरफ क्या चल रहा था? प्रतिहार वंश, या गुर्जर प्रतिहार वंश बोलते हैं। तो सेम टाइम में रहेंगे तभी तो उसके बारे में लिखा जा सकता है। तो ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें इस वंश का उल्लेख किया गया है। समझ आ पा रहा है? और इसको पहले बोला जाता था गुर्जर वंश। केवल क्या बोलते थे? ऐसा कहाँ लिखा गया है? स्कंद पुराण में क्या बोलते थे इसको? गुर्जर वंश के नाम से जानते थे। हाँ है ना? और इसका जो संस्थापक था, जिसका नाम है नागभट्ट प्रथम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुर्जर वंश या गुर्जर प्रतिहार वंश जो भी बोले, इसका संस्थापक कौन था बता दो? नागभट्ट प्रथम, है ना? और इसने अपने समय में मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया था। किस क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र को जीता था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। तो फिर से एक बार देख लो, गुर्जर प्रतिहार वंश जैसे नाम है तो दिमाग में क्या आना चाहिए? इनका शासन क्षेत्र किधर था? गुजरात और राजस्थान कि कुछ गुजरात तो कंप्लीट था, राजस्थान का कुछ एरिया था दक्षिण पश्चिम में बस, क्योंकि उसके आगे फिर वो चौहान वंश ये सब लोग थे। हाँ है ना? और मेन इनका हम देखे ध्यान से, यह किनका वंशज थे बता दो? लक्ष्मणों के।
इनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख मिला है कर्नाटक से। कहां से मिला है? क्योंकि कर्नाटक में ही रहते थे कौन से वंश वाले? चालुक्य वंश। चालुक्य में भी कौन सा? वातापी और कल्याणी। बादामी कहाँ, सॉरी बेगी कहाँ चले गया? आंध्र प्रदेश तरफ थे उन लोग। समझ आ पा रहा है? और स्कंद पुराण में इनको कौन सा वंश कहा गया? केवल गुर्जर वंश कहा गया है ना? चलो आगे देखते हैं नीचे। इसका अगला जो शासक है जिसका नाम था वत्सराज। क्या नाम था बता दो? ये भाग लिया था किसमें? कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में। अब तीनों का हम जानकारी हो चुका है। नीचे तरफ से कौन आया था बताओ? तीन वंश थे ना। एक तो बंगाल तरफ से कौन आ रहा था? पाल वंश। बंगाल तरफ से पाल वंश। राजस्थान तरफ से गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान तरफ से। और नीचे की तरफ से बताओ? राष्ट्रकूट वाले कौन आ रहे थे? राष्ट्रकूट वाले। पूरा बताया हूं, लिखे हो कि नहीं लिखे हो भाई? लिखे हो ना? तो तीनों तरफ से आ रहे हैं कन्नौज में। कन्नौज क्योंकि शासन शासन विहीन हो चुका है। कन्नौज में जो शासन चल रहा था हर्षवर्धन का, मृत्यु के बाद कोई राजा आया क्या? नहीं। तो उस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए सब तरफ से लड़ाई हो रहा था। तो तीनों दिशा से आए थे। समझ आ रहा है? बंगाल तरफ से कौन आया? पाल वंश। राजस्थान तरफ से, गुजरात तरफ से गुर्जर प्रतिहार वंश, या केवल प्रतिहार वंश भी हम बोलते हैं। गुर्जर शब्द हमको क्या मिला? स्कंद पुराण में। लेकिन इनका नाम बाकी जगह लिखा है प्रतिहार वंश। तो दोनों को मिला के बोल देते हैं गुर्जर प्रतिहार। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो तीनों के बीच जीते लड़ाई हुआ कन्नौज के लिए। और लास्ट में जीत किसको हुआ? प्रतिहार वंश वाले ही को क्या हुआ बता दो? विजय प्राप्त हुआ। और कन्नौज पर क्या किए? अधिकार। तो कन्नौज पर अधिकार करने वाले जो वंश थे जिनका नाम था प्रतिहार वंश। क्या नाम था? आया बात समझ में? आया ना? तो ये था। ये सब किसके समय हो रहा है? वत्सराज। तो वत्सराज ने किसमें भाग लिया? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में। और इसी ने स्टार्ट किया था जो आगे चल के प्रतिहार वंश वाले इसको विजय प्राप्त किए थे। सबसे ज्यादा हारे कौन थे? पाल वंश। तभी पूरा एकदम धीरे उनका पूरा पैसे खत्म। ठीक है नहीं? हर चीज खत्म और उन लोग भी खत्म। मतलब ठीक है। और जीते कब सब लोग? ज्यादा ज्यादा जीता कौन था? राष्ट्रकूट वाले लोग जीते ज्यादा थे। लेकिन अंतिम जीत को कौन किया? प्रतिहार वंश वाले। कौन जीते थे? प्रतिहार। आया बात समझ में? अगला जो शासक देखने मिला जिसका नाम था मिहिर भोज। कौन था बता दो? जो इसी प्रतिहार वंश का ही राजा था, मिहिर भोज। ये जो था पाल वंश, सॉरी प्रतिहार वंश का सबसे क्या था? शक्तिशाली राजा था। और इसने देखो भले ही देखो कन्नौज को जीत तो लिए थे, लेकिन उधर जाने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको डर था कि पाल वंश वाले मत आ जाए अचानक, नीचे से राष्ट्रकूट वाले मत आ जाए, या और लोग कोई इंतजार करें कि इस क्षेत्र को जीतने के लिए। तो इस चीज को देखते हुए ना वहां जीतने के बाद ना जा नहीं रहे थे। कौन वाले? प्रतिहार वाले। लेकिन शक्तिशाली शासक कौन आया? मिहिर भोज। इसने सीधा सीधा कन्नौज को अपनी क्या बना दिया? राजधानी। जिसको आना है आने दो, मैं यहाँ देख लूंगा ऐसे करके। ठीक है नहीं? तो कन्नौज को किसने अपनी राजधानी बनाया? मिहिर भोज। कन्नौज को जीतने के बाद अपनी राजधानी बनाया। और मिहिर भोज किस की जानकारी मिलता है मतलब मिहिर भोज के बारे में जो लिखा किसमें है? ग्वालियर प्रशस्ति में। किसमें लिखा है? तो ग्वालियर प्रशस्ति का संबंध किससे रहेगा? मिहिर भोज। और मिहिर भोज का जो पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र पाल। क्या नाम था? तो ये पाल वंश वाला नहीं है ना। महेंद्र पाल जो है प्रतिहार वाला है। क्या वाला है? प्रतिहार। लेकिन भले नाम ऐसी लग रहा है। अगर क्वेश्चन है महेंद्र पाल किस वंश का था तो क्या बताओगे? प्रतिहार। और ऑप्शन है पाल वंश भी रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि महेंद्र पाल किसका पुत्र था बता दो? मिहिर भोज का पुत्र था। क्योंकि प्रतिहार में सबसे शक्तिशाली कौन था? मिहिर भोज था। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो आगे बढ़े। चलो ये वही बताया कि पहले लोग कहाँ रहते थे बता दो? गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान। फिर इनका क्षेत्र क्या बना? मालवा। मालवा क्षेत्र जीते थे। मालवा के बाद कहाँ गए? सीधा कन्नौज, यूपी वाले इलाके में गए थे। तो इनके शासन क्षेत्र कुछ इस तरीके से था। ये इधर चलता था प्रतिहार वंश। कौन सा वंश? इधर क्या था मेन? पाल वंश। कौन सा वंश? नीचे तरफ था कौन सा? राष्ट्रकूट। कौन थे? तो सब लोग जीतने के लिए क्या? किसको? कन्नौज को। जीता कौन लेकिन? प्रतिहार वाले। सबसे ज्यादा हार पाल वंश। सबसे अधिक जीत राष्ट्रकूट। आ रहा बात समझ में? हाँ या ना?
चलो तो अब नाम किसका मिला हमको देखने, महेंद्रपाल का। तो महेंद्रपाल को लेके देख लो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो महेंद्रपाल के दरबार में रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था बता दो। राजशेखर नामक व्यक्ति रहता था जिसने कुछ पुस्तकें लिखी थी जो आज भी एग्जाम पूछता है, जिसका सबसे पहला नाम क्या है, कर्पूरी मंजरी। क्या नाम है, कर्पूरी मंजरी पुस्तक किसने लिखा था, राजशेखर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। काव्य मीमांसा कौन सा पुस्तक, इस किसने लिखा था, राजशेखर। किसके दरबार में था, महेंद्रपाल। कौन सा वंश का राजा है, प्रतिहार वंश का। समझ आ पा रहा है। और इसी ने लिखा था बाल रामायण। क्या लिखा था, तो ये सब पुस्तक लिखी गई थी किसके समय, महेंद्रपाल के समय। लिखा किसने था, राजशेखर। लिखा किसने था, राजशेखर ने लिखा था। समझ आ पा रहा है। तो महेंद्रपाल के दरबार में कौन प्रसिद्ध लेखक था, राजशेखर। कौन कौन सी तीन प्रसिद्ध पुस्तक, कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण। ठीक है ना। महेंद्रपाल ने अपने समय में जो राष्ट्रकूट शासक, नीचे क्या चलता था, राष्ट्रकूट वाले, ये हराया था किसको, इंद्र तृतीय को। क्या किया था, पराजित किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये मेन ज्यादातर शक्तिशाली कौन था, मतलब इससे पहले कौन आया था, महेंद्रपाल किसका बेटा है, मिहिर वो। तो मिहिर वो सबसे क्या था, शक्तिशाली। अब उसी का बेटा है तो पूरा चीज संपत्ति मिल चुका है उनको। समझ आ पा रहा है। तो धीरे धीरे अब ये वंश वापिस, जब ज्यादा अधिक धन आ जाता है तो काम करना बंद कर देंगे। इतना बड़ा क्षेत्र को जीत चुके हैं, कन्नौज में इतना लड़ाई जो हुआ उसको जीत लिए इन लोग। समझ आ पा रहे हैं। अब धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। और अंतिम शासक के रूप में कौन आता है, यशपाल। कौन आता है, तो और इस ये कोई इसको खत्म नहीं किया, ये वंश स्वतः समाप्त हुआ था। कमजोर स्थिति आने के बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं कोई भी चीज। समझ आ पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिहार वंश भी क्या हो गए, स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आ रहा बात समझ में, हाँ है ना। चलो तो प्रतिहार वंश के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, शासन क्षेत्र बताओ तो। शासन क्षेत्र क्या था, गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान। और संस्थापक कौन था, नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम ने अपने समय में कौन से क्षेत्र को जीता था, मालवा। कौन से क्षेत्र को, वत्सराज आया, इसने किसमें भाग लिया, त्रिपक्षी संघर्ष कन्नौज का। और जीते कि हारे, जीत लिए। लेकिन कन्नौज को अपनी राजधानी कौन बनाया, मिहिर भोज। कौन बनाता है, मिहिर भोज के समय में। अब हम देखें ध्यान से, यह मिहिर भोज का जो उल्लेख मिलता है कौन से प्रशस्ति मिलता है, ग्वालियर प्रशस्ति में। मिहिर भोज के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के दरबार में कौन रहता था, राजशेखर। कौन कौन सी पुस्तक इसने लिखा था, पहला कर्पूरी मंजरी, दूसरा काव्य मीमांसा और तीसरा बाल रामायण। समझ आ पा रहा है ना। चलो इसके बाद जो राजवंश आएगा जिसका नाम है हमारा चंदेल वंश। कौन सा वंश है, चलो चंदेल वंश भी देख लो, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन पढ़ेंगे 10 मिनट में हो जाएगा वो। ठीक है, क्या कल इसको पूरा खत्म कर देंगे ना, कल लास्ट रहेगा। कल अन्य छोटे मोटे राजवंश बस पढ़ेंगे, फिर प्राचीन इतिहास खत्म हमारा। समझ आ पा रहा है। क्योंकि जितने भी पूरा पैटर्न जैसे देखे एकदम सीरियल एकदम क्रम से, वैसे ही आपको पढ़ना है प्राचीन इतिहास को। समझ आ पा रहा है। और फिर लास्ट में छोटे मोटे वंश को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको अपन जो आने लायक क्वेश्चन है सबका देखेंगे। ठीक है, जैसे चंदेल वंश जो था इसके बारे में देख लो क्या क्या चीज पूछा जाता है चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल वंश का शासक संस्थापक कौन था, नन्नुक। कौन था बता दो, नन्नुक। इनका शासन क्षेत्र क्या था, मध्य प्रदेश। तो चंदेल वंश सुनते ही दिमाग में आना चाहिए मध्य प्रदेश। पाल वंश सुनते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, बिहार बंगाल। प्रतिहार वंश सुनते ही गुजरात राजस्थान। राष्ट्रकूट सुनते ही दक्षिण भारत का महाराष्ट्र। कर्नाटक में कौन सा, कर्नाटक चालुक्य वाले। समझ आ पा रहे हैं, हाँ है ना। तमिलनाडु में 2 लोग थे, समझ आ रहा है, उत्तर में और दक्षिण में ऐसे करके देखे थे। समझ आ रहा है। तो उनका क्षेत्र कम से कम आपको पता होना चाहिए, बाकी जानकारी आप लोगों को याद रखना है जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो तो चंदेल वंश का संस्थापक बता दो एक बार, नन्नुक। शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश। और चंदेल वंश को ही इतिहासों में क्या कहा गया है, जेजाक भुक्ति वंश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। जेजाक भुक्ति वंश किस वंश को कहा जाता है, चंदेल वंश।
चंदेल वंश ने मंदिर निर्माण की एक शैली को जन्म दिया है जिसका नाम है बेसर शैली। कौन सी शैली? एक होता है द्रविड़ और एक क्या होता है आपका बेसर। तो बेसर शैली का जन्म किसने दिया है? चंदेल वाले। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो था कालिंजर या कलिंजर बोलते थे उस समय, जो एमपी वाला इलाका। और बाद में अपनी इनकी राजधानी बना दिए खजुराहो को। किसको बनाए थे? तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि चंदेल वंश की राजधानी लंबे समय तक क्या रहा था? खजुराहो। तो खजुराहो का जो मंदिर होगा वो किस वंश से संबंधित? चंदेल वंश वाला ही होगा। कौन सा वंश वाला? चंदेल। क्योंकि खजुराहो क्षेत्र में ही चंदेल वंश का क्या था? शासन। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो हम किसको बोलते हैं? भोरम देव को। क्योंकि भोरम देव में जो मंदिर है और खजुराहो में जो मंदिर हैं लगभग सेम पैटर्न में। समझ आ पा रहा है? तो खजुराहो आपका क्षेत्र है, जगह है जहां मंदिर है बहुत सारे। उसी मंदिर की तुलना छत्तीसगढ़ में हम किससे करते हैं? भोरम देव मंदिर से करते हैं। समझ आ पा रहा है? तो खजुराहो क्षेत्र में कौन रहते थे बता दो? खजुराहो क्षेत्र की इनकी राजधानी थी चंदेल वंश। संस्थापक कौन था बताओ? नन्नू। इसी में नेक्स्ट जो हम शासक देखते हैं यहां से, तो उसमें आपको नाम मिल जाएगा यशोवर्मन का। किसका नाम है? तो यशोवर्मन किस वंश का राजा था? चंदेल वंश का। इसने क्या किया था? खजुराहो में बनाया था प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। जो आप जाओगे तो खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है यह किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनाया था। और समझ आ रहा है? और ये जो विष्णु मंदिर है इसी को हम बोलते हैं खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर। क्या बोलते हैं? खजुराहो का चतुर्भुज जो मंदिर है भगवान विष्णु से रिलेटेड है। और किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने। कौन बनाया था? यशोवर्मन। समझ आ पा रहा है? नेक्स्ट शासक का आता है जिसका नाम है धंग। क्या नाम है? चलो इसके देख लो। चंदेल वंश में हम तीन लोगों का नाम, दो लोगों का नाम देख चुके हैं। पहले नाम नन्नू काया, जो चंदेल वंश का स्थापना किया किस क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में। यशोवर्मन आया, इसने कौन सा मंदिर बना के गया? खजुराहो का चतुर्भुज मंदिर जो विष्णु भगवान से क्या है? संबंधित। धंग जो आया ये जो था भगवान शिव का उपासक था। किससे संबंधित था? भगवान शिव को मानता था। तो इसने खजुराहो में जो मंदिर बनाया वो था विशाल शिव मंदिर। जब जाओगे, क्योंकि खजुराहो में बहुत सारी मंदिर है, एक आपका विष्णु मंदिर मिलेगा चतुर्भुज वाला, वो कौन बनाया था? यशोवर्मन। धंग आया तो वो कौन से भगवान को मानता था? शिव भगवान। तो उसने भी वहां मंदिर बनवाया। क्या नाम है? तो खजुराहो का विशाल शिव मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? धंग ने। है ना? आ रहा बात समझ में? और इसी को हम क्या बोलते हैं? कंदरिया महादेव मंदिर। क्या बोलते हैं? कंदरिया महादेव मंदिर भी किस का नाम अगर आए तो ये भी किसने बनाया था? धंग नहीं बनाया। वहां जब जाओगे कंदरिया महादेव मंदिर तो वहां सबसे बड़ी, आप जब जाओगे एंट्री करने तो वहां नंदी बैल मिलेगा जो प्रांगण में। भारत में देखने मिलता है सबसे बड़ी नंदी बैल का जो, नंदी जो बैल है यह कहाँ मिलेगा आपको बता दो? कंदरिया महादेव मंदिर के प्रांगण में मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर या विशाल शिव मंदिर ये सब किससे संबंधित, किसने बनवाया था? धंग ने। और किस वंश से संबंधित है? तो चंदेल वंश। कौन सा वंश बता दो? चंदेल वंश आपको याद रखना है। हाँ बताइए, गए हो तो क्या बताओगे आप? चलो यहां तक क्लियर है? धंग तक समझ में आ रहा है? चलो विष्णु मंदिर कौन बनाया था? यशोवर्मन। शिव मंदिर कौन बनाया? धंग। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो लंबे समय तक, लेकिन शुरुआती दौर में कलिंजर या कालिंजर बोल सकते हैं। समझ आ पा रहा है? चलो धंग ने ही देख लो इसके समय में और क्या क्या हुआ था। तो इसी ने बनाया था और कौन सा मंदिर? जिन्नाथ मंदिर हो गया, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, तो ये सब मंदिर बनाया। और अंतिम समय में क्या किया? गंगा और यमुना नदी के संगम पर इसने ले लिया जल समाधि। क्या ले लिया? जल समाधि ले लिया और अपने प्राण त्याग दिया। समझ आ पा रहा है? तो किसने जल समाधि लिया था? धंग ने। किस नदी के संगम पर? गंगा यमुना के संगम पर इसने क्या ले लिया? जल समाधि। लेकिन इसकी जो मंदिर है आज भी फेमस है, बहुत ज्यादा देखने मिलता है। तो खजुराहो में जाओगे तो मंदिर ज्यादा मिलेगा। और जितने मंदिर हैं लगभग किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश के राजाओं ने ही उसको बनाया था। तो राजा का नाम उतना नहीं देगा तो आपको वंश पूछ देगा। खजुराहो के मंदिर मतलब बहुत सारे मंदिर है। समझ आ रहा है? किस वंश से संबंधित है बोलेंगे तो चंदेल वंश वाले लोग ही बनाए थे। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? हाँ है ना? ये है।
कौन सा मंदिर है, कोई बता सकते हो? तो ये कंदरिया महादेव वाला, क्या है? कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये पीछे तरफ का है, लेकिन कोई चढ़ा है? अंदर से दिखाओ, फोटो देख लेना, दिखता है तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। चलो, एक दो व्यक्ति और है, देख लो। नेक्स्ट नाम क्या है बता दो? विद्याधर। क्या नाम है? तो विद्याधर के बारे में देखते हैं। गुजरात का जो शासक था जिसका नाम क्या था आपका? राज्यपाल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा? विद्याधर ने गुजरात के जो शासक का नाम क्या है? राज्यपाल। आ, देखो, विद्याधर जो था आपका एमपी क्षेत्र में रहता थे, मतलब ये लोग चंदेल वाले कहाँ रहते थे? एमपी क्षेत्र में। और गुजरात क्षेत्र में उस समय किसका राज चल रहा था बता दो? राज्यपाल का। और गुजरात क्षेत्र में उसी दौरान जब इनका चंदेल वंश वाले थे, तो उसी समय में गुजरात क्षेत्र में आया था महमूद गजनवी। कौन आया था? लूटपाट करने के लिए। कौन आएगा? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के डर से, मतलब देखो, राज्यपाल ने महमूद गजनवी का सामना नहीं की, बल्कि डर से वो भाग गया। मतलब कम से कम लड़ना था, ये कौन बोल रहा है? विद्याधर। कि आया जब महमूद गजनवी तो डर के भागना नहीं है, उससे लड़ना है। और डर के भाग गया कौन? आपका राज्यपाल। तो डर के भागा ना करके विद्याधर इसको मार दिया। क्यों डरा ऐसा करके? ठीक है, क्यों डरा करके कौन मार दिया? विद्याधर। किसका हत्या किया था? राज्यपाल का। कहाँ का राजा था? गुजरात का। कहाँ जा रहे हो? नीचे रखो बैग। चलो हो गया। सामने ध्यान दो, यहां तक क्लियर सबका? तो विद्याधर किसका हत्या किया था? राज्यपाल। राज्यपाल कहाँ का राजा था? गुजरात। क्यों मारा था? समझ गया। किसके डर से भाग गया था? महमूद गजनवी के डर से क्या हो गया? भाग गया। तो विद्याधर के महमूद गजनवी का सामना और विरोध करने वाला एकमात्र भारतीय राजा कौन हुआ? विद्याधर। कि बाकी महमूद गजनवी का कोई सामना करने ही नहीं चाहते थे, जहां जाता था सब डर डर के भाग जाते थे। उसमें से महान शासक में एक राज्यपाल भी था, लेकिन वो भी डर गया। समझ आ रहा है? लेकिन कौन लड़ाई किया? विद्याधर क्या किया? लड़ाई किया। और महमूद गजनवी ही लगभग जीतते जाता था, ये बहुत बड़ी उसकी सेना थी। लेकिन सामना करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एकमात्र भारतीय शासक जो महमूद गजनवी का क्या किया था? सामना किया था, उसका नाम क्या है? विद्याधर। फिर धीरे धीरे अब कोई लड़ाई करने आने के बाद फिर धीरे से कमजोर हो जाता है उस क्षेत्र, ठीक है ना। तो धीरे से ही होगा। तो अंतिम शासक के रूप में कौन आता है चंदेल वंश में? क्या लिखा आपका? परम परम दीर्देव। क्या पढ़ेंगे? परम दीर्देव आया, जो चंदेल वंश का क्या था? अंतिम राजा। और हुआ क्या था? पृथ्वीराज चौहान ने इसे क्या किया? पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान देखेंगे किधर रहेगा आपका? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने हो ना? नहीं सुने तो अभी आगे कल पढ़ाऊंगा इसके बारे में, अभी फिलहाल दिमाग में रख लो। पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था? परमवीर देव को हराया और अपने क्षेत्र में मिला लिया, जिससे चंदेल वंश खत्म होगा। कौन सा वंश खत्म होगा? तो चंदेल वंश वाले पर कब्जा कौन कर लेगा? चौहान वंश वाले। और चौहान में नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। तो नेक्स्ट हम आगे इन सब का अध्ययन करेंगे कल। कौन सा वंश की समाप्ति हो चुका है? चंदेल वंश। अब कुछ छोटे राजवंश में बहुत सारे क्षेत्र हम देखेंगे, उसको समझेंगे, लेकिन लास्ट में हम पढ़ेंगे चौहान वंश। समझ आ रहा है? फिर हम, शांत हो जाओ, बातें ना करें, मुस्लिम आक्रमणकारी के आगमन तक इसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं मध्यकाल में। कहाँ पढ़ेंगे? मध्यकाल। तो कल केवल कुछ छोटे राजवंश देखेंगे और कुछ नहीं पढ़ना रहेगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। समझ आ पा रहा है? और उसके बाद इस समय में चालू होगा आपका बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायो पढ़ेंगे, प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो साइंस पहले चालू होगा, उसके बाद जो इतिहास का जो छूटा है मध्य और आधुनिक, वो क्या है अभी, वो जरूरत का नहीं है अपने लिए, तो जो जरूरत का उसको पहले कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है, बाकी कल देखते हैं।